हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का ज्योग्राफी को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का चैप्टर है 6। इस चैप्टर का टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। आज हम लोग विनिर्माण उद्योग चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग है क्या, इसको पहले हम लोग आज समझते हैं। विनिर्माण उद्योग क्या है? तो आपको पता होगा कि मशीन या फिर औजार, तो जितने भी मशीनें हैं, औजारें और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या फिर विनिर्माण कहते हैं। तो विनिर्मित सामान समवाय प्रयोग के लिए हो सकता है या फिर दूसरों के लिए भी हो सकता है। जो विनिर्मित सामान होते हैं वो खुद के प्रयोग के लिए हो सकते हैं या फिर बेचने के लिए भी हम उसको निर्मित करते हैं। तो विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती है, किंतु इस शब्द का उपयोग प्रायः देखा जाता है कि औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। कच्चा माल से ही माल को तैयार माल के रूप में उसको बदला जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। और विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। निर्माण होकर के माल को परिवहन के द्वारा फिर बाजार में ले जाया जाता है और वहाँ से उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है या फिर इसका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं के विनिर्माण में किया जा सकता है। तो विनिर्माण क्या हुआ? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग जैसे मशीनें और औजारें और श्रम उद्योग करके सामान बनाने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर विनिर्माण। तो विनिर्मित सामान या तो हम खुद उसको यूज करते हैं या फिर बेचने के लिए उसको बनाते हैं। खुद अपने लिए यूज करने के लिए या फिर बेचने के लिए उसको निर्माण करते हैं। और विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की बहुत सारी हस्तकला से, चाहे वो छोटा हो और उच्च तकनीक हो, तो हस्तकला से लेकर के उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती है विनिर्माण के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। और आपको पता होगा कि कागज लकड़ी से बनता है, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइड से निर्मित होता है, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। तो इस प्रकार से और ये जो है द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। कच्चा माल से वस्तु के रूप में उसको निर्माण करते हैं। और स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग विनिर्माण को सरल भाषा में समझते हैं। सरल भाषा में विनिर्माण को समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तुओं में बदलना विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्राकृतिक संसाधनों को, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तुओं में बदलना विनिर्माण उसको कहलाता है, उसको विनिर्माण कहते हैं। और ये विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल से तैयार की जाती है। कच्चे माल से कोई भी वस्तु को तैयार किया जाता है। विनिर्माण उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल या तो अपने प्राकृतिक स्वरूप में सीधे उपभोग में ले लिए जाते हैं, जैसे कपास, ऊन, लौह अयस्क इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूल्यवान बना करके उसको कच्चा माल को मूल्यवान वस्तु में बदलने की क्रिया को ही विनिर्माण कहा जाता है। औद्योगिक विकास के स्तर का किसी देश की आर्थिक संपन्नता से सीधा संबंध है। विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, तो इसकी आर्थिक संपन्नता जो है इन देशों की औद्योगिक इकाइयों को प्रोन्नत एवं उच्च विकास युग वृद्धि से जुड़ा है।
तो भारत में विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान है। भारत में विनिर्माण उद्योग को अगर हम देखें तो भारत में विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान है और इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा करीब 280 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्माण उद्योग राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं विनिर्माण का महत्व क्या है। तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। इसको विकास की और आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है विनिर्माण उद्योग का। क्योंकि विनिर्माण उद्योग का आर्थिक विकास का रीढ़ इसलिए समझा जाता है क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को भी कम करता है। तो देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अन्य मूल्यवान माल तैयार करते हैं। तो वैसा देश अधिक विकसित होगा जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान माल तैयार करता है, क्योंकि कच्चे माल से जो मूल्यवान वस्तुएं तैयार होती है उसी को तो विनिर्माण कहते हैं। तो वह देश अधिक विकसित होगा जहाँ कच्चे माल से विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो एक दूसरे को पूरक हम बोलेंगे इसको, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड है कृषि और उद्योग भी। जैसे भारत में कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित भी बहुत सारे उद्योग हैं भारत में। तो कृषि पर आधारित उद्योग में कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है और ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। कच्चा माल जब तक मिलेगा नहीं तो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है इस प्रकार का उद्योग। और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप हो गया, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन व कृषि औजार, कृषि में काम आने वाले औजार, तो इन सब पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे को पूरक है। तो आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों के अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुओं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ही तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो औद्योगिक उद्योग क्या है? तो भारत में आधुनिक उद्योग क्या है? तो भारत में आधुनिक उद्योग विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा 1854 में। और इस कारखाने की स्थापना में भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंधन ही मुख्य था। जूट उद्योग का प्रारंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना से हुआ, जिसमें पूंजी एवं प्रबंधन नियंत्रण दोनों विदेशी थे। कोयला खनन उद्योग आपको पता होगा कि रानीगंज में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। ये 1772 में शुरू की गई थी। और प्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ की बात अगर हम करें तो 1854 में शुरुआत हुई थी प्रथम रेलगाड़ी की प्रारंभ। टाटा लॉ इस्पात कारखाना जमशेदपुर में जो है झारखंड में, तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब।
तो ये आधुनिक उद्योग इसको बोलेंगे, आधुनिक उद्योग का ये इतिहास है। तो हमारा उद्योग और कृषि उद्योग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे को पूरक है। अब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है, क्या हो सकता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो बहुत बड़ा योगदान है उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। पिछले 2 दशक से घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान आपको पहले भी हम बताएं कि 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। तो भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। 2003 से 9 से 10%। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयास से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। तो इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति क्या है? तो उद्योग की स्थापना संभवतः जटिल है और इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, उद्योग की स्थापना के लिए श्रमिक का होना बहुत ज़रूरी है, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए और पूंजी की सबसे बड़े इसमें मायने रखता है पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार। इसके लिए बाजार भी उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि तैयार माल को हम लोग बाजार में ही ले जाते हैं। तो तैयार माल को बाजार में बेचने के लिए तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की भी ज़रूरत है। तो इसकी स्थापना, अगर उद्योग की स्थापना के लिए हमें कच्चे माल होना चाहिए, श्रमिक होनी चाहिए, पूंजी और शक्ति के साधन और बाजार होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए और उपलब्धता से ही प्रभावित होती है हमारा उद्योग। तो इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। एक स्थान पर तो मिल नहीं सकता। बाजार और कच्चा माल की प्राप्ति श्रमिक पूंजी एक स्थान पर हमको नहीं मिल सकता है, बहुत असंभव है। तो फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां एक कारक उपलब्ध हो। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कच्चा माल, कम से कम कच्चा माल और बाजार तो जरूर होना चाहिए। श्रमिक तो और पूंजी तो चलो इधर उधर से आ जाएगा, लेकिन कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो वहीं पे स्थापना होती है। तो स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त होता है जहां एक कारक उपलब्ध होता है। कच्चा माल, पूंजी, श्रमिक, ये सब कारक जो उद्योग के लिए चाहिए जहां उपलब्ध हो, वहीं पे इसकी स्थापना उपयुक्त होती है। तो इन्हें हम कम कीमत पर, क्योंकि वहां पर अगर हमें मिल जाता है जहां पर उद्योग स्थापित होता है, तो ये जो कारक है सभी वहां पे मिल जाते हैं, तो हमें कम कीमत पर, कम पूंजित लागत पर ही हमें सब चीज मिल जाएगा। तो औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। जहाँ औद्योगिक प्रक्रिया शुरू होता है, वहाँ नगरीकरण भी शुरू हो जाता है। तो कभी कभी उद्योग शहरों में या फिर उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते रहते हैं। जहाँ पर उद्योग की स्थापना, जैसे यहाँ टाटा स्टील झारखंड में देख लीजिए, तो यहाँ पर टाटा स्टील के चलते ही यहाँ पर नगरीकरण का विकास हुआ। जमशेदपुर शहर टाटा शहर का विकास हुआ। नए नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं, और उसके लिए बाजार भी चाहिए। तो नगर उद्योग के लिए बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग हुआ, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। बहुत सारा उद्योग जो है नगर के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम समूहन बचत, जिसको हम क्या कहते हैं, समूहन बचत कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है।
आपको पता होगा कि स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। उद्योग बाजार से संबंध क्या है? परिवहन, उत्पादक के घटक क्या हो जाएंगे? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना। तो उसके लिए परिवहन होना चाहिए। परिवहन के बाद कारखाना, तैयार माल, उत्पाद जो माल है, और परिवहन, उसके बाद परिवहन से जो बाजार में जाए उपभोक्ता के लिए। तो कृषि उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की क्या स्थिति है उसको प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो अभी हम लोग विनिर्माण उद्योग क्या है और उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए, उद्योग का कारक क्या क्या होना चाहिए, जैसे पूंजी हो गया, श्रम हो गया और बाजार चाहिए। तो इस प्रकार से उद्योग वहीं पर डेवलप ज़्यादा होता है जहाँ इस प्रकार का कारक वहाँ पर मिल जाता है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत में जूट उद्योग का प्रारंभ हुआ था हुगली नदी, कोलकाता, हुगली घाटी में, कोलकाता के समीप है हुगली घाटी। इसकी स्थापना हुई थी 1855 में। और इसको कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में है ये। 1772 में शुरुआत की गई थी इसको। और प्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ आपको पता ही होगा कि 54 में हुआ था। और टाटा लॉ इस्पात कारखाना जो जमशेदपुर में है, झारखंड में, तो आपको पता होगा कि 1907 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और इसके बाद कई मंझले तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, साबुन उद्योग हो गया, रसायन, जूट, चीनी तथा कागज उद्योग की स्थापना की गई। तो स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक उत्पादन न तो पर्याप्त थे और न ही उनमें विभिन्नता थी। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आपको पता होगा कि 60% से अधिक था तथा देश के अधिकांश निर्यात से आय कृषि से ही थी। स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद भारत ने अब अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने के संकेत दिए हैं। 70 साल के बाद भी अगर आज हम देखते हैं तो 70 साल के दशक में भी स्वतंत्रता के बाद भारत ने अब अग्रणी आर्थिक शक्ति बनाने का संकेत दिया है और बना भी है। भारत में औद्योगिक विकास को 2 चरण में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण हो गया 1947 से 80। तो इस चरण के दौरान सरकार ने क्रमिक रूप से अपना नियंत्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ाया। जब स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो मुख्य रूप से उन्होंने उद्योग पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया। तो और द्वितीय चरण को अगर हम लेंगे तो उसको हम द्वितीय चरण को हम रखेंगे 1980 से 1997 के बीच का द्वितीय चरण होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण पर बहुत जोर दिया गया और 1992 के पश्चात तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से जोर दिया गया तथा उपागमों की प्रकृति में मौलिक भिन्नता भी लाई गई। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में व्यवस्थित रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारा जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत भी औद्योगिक योजनाओं को समाहित करते हुए कार्यान्वित किया गया और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारी और मध्यम प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश की औद्योगिक विकास नीति में अधिक ध्यान देश में पर्याप्त क्षेत्रीय असमानता एवं असंतुलन को हटाने में केंद्रित किया गया था और विविधता को भी ध्यान दिया गया। औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों की क्षमता को प्रोत्साहित कर विकसित किया गया और इन्हीं सब प्रयासों के कारण भारत आज विनिर्माण के क्षेत्र में विकास कर पाया है। आज हम बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात भी विभिन्न देशों में करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा विनिर्माण उद्योग के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो हम इस चैप्टर का नोट्स को भी हम वीडियो में डाल देंगे और उसका इस चैप्टर में जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम
वीडियो में डालेंगे। तो हम पूरा उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आप अगर क्वेश्चन को भी देख लेंगे और नोट्स को भी देख लेंगे तो इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से कोई ऐसा एक लाइन भी नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।